हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। मैंने ये पिछला वाला लेक्चर इसी टॉपिक पे छोड़ा था और मैंने तुम लोग से काफ़ी बेसिक बेसिक बातें करी थी, है ना। तो आज उन्हीं बेसिक बातों को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग क्या क्या सीखेंगे, राइट। तो जो आज का टॉपिक है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो तुम्हें पता है कि ना कि अर्थ अट्रैक्ट करता है सारे ऑब्जेक्ट्स को, राइट, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो अगर हम ये भी बोलते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर मैं इस पेन को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप मतलब छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो ये ग्रेविटी की वजह से या एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये चलने लगेगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। इसकी वैल्यू भी होती है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का लेवल आसान करने के लिए या सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए g की वैल्यू हम 10 भी ले लेते हैं। ठीक है, वो बात अलग है, जब मैं तुम्हें ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो ये g की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, ये भी वेरी करती है अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। बट अभी के लिए तुम ये मान सकते हो कि हाँ, जी जो है तुम्हारा कांस्टेंट है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब ये होता है कि कोई भी फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, उसको हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं। ठीक है, कि भैया उस पर ड्रॉप कर दिया, उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, कुछ नहीं, मैंने बस इसको छोड़ दिया। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ना तो ये ऐसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, तो ये इसी को हम फ्री फॉल बोल रहे हैं, है ना। बात समझ में आई कि नहीं है। अब देखो इसमें भी अलग अलग केसेस हैं, कभी बॉल को नीचे फेंकेंगे, कभी बॉल को ऊपर फेंकेंगे, कभी बॉल ड्रॉप होगी, तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे क्या है, इस डिस्टेंस को हमने y बोला है, h भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक बॉल है जिसको मैंने सिर्फ ड्रॉप करा है, जब मैंने ड्रॉप करा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v0 है, ठीक है ना। ठीक, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो लग रहा है g। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर तुम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है ना, जैसे हाइट भी इसकी कम हो रही है तो तुम y भी पॉजिटिव ले लो और g भी पॉजिटिव ले लो, और ऊपर को नेगेटिव मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है, कहीं बुक्स में क्या होता है कि ग्रेविटी को नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव ले रहे होते हैं, और ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है इसलिए उसको नेगेटिव मान लेते हैं। बट वो तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तुम अगर जैसे यहाँ पे मुझे लगता है कि देखो हाइट, अब ये जब बॉल ड्रॉप हुई है या कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप हुआ है तो वो गिर रहा है तो हाइट कम हो रही है ना, तो तुम इसको नीचे गिरने को पॉजिटिव मान लोगे तो तुम्हारा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टीमेटली यूज तो हम कौन सी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन ही करते हैं ना। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन तुम इस पर मान सकते हो कि कोई दिक्कत वाली बात तुम्हें है नहीं। ठीक है, जिससे देखो एप्पल गिर रहा है, यहाँ पे न्यूटन ने सारी मैकेनिक्स इस एप्पल गिरने पे ही बनाई थी। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास तीन फॉर्मूले आते हैं, यहाँ पे चार आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो चार फॉर्मूले हैं ये हैं तो बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन ही ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और ये जो फॉर्मूला है ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, तो तुम इसको कैसे निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो तुमने डिस्टेंस निकाला कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ n सेकेंड में, मान लो एस एन है, ठीक है, माइनस एस एन माइनस वन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n माइनस वन सेकेंड। जैसे कि समझना बात को, यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखो, ठीक है, जब तुम n की वैल्यू 5 रखोगे तो इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो ये क्या होगा, s5 माइनस s4। अब s5 माइनस s4 क्या चीज है यहाँ पे, s5 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 5 सेकेंड्स, एट 5 सेकेंड नहीं, इन 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि 5 सेकेंड में कितना चल रहा है। ठीक है, तो तुम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हो आसान भाषा में कि s5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u5, सॉरी u5 क्या मतलब टाइम तो 5 रखना है, u तो सेम ही रहेगा,
ठीक है, तो u और टाइम 5 प्लस हाफ a t5, मतलब टाइम की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर रहा हूँ ना, फिर वो सॉल्व करना पड़ता है, तो तुम इसको जनरल फॉर्म में ही देखोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तो यहाँ पे u t4 प्लस हाफ a t4 मतलब 4 सेकेंड में। अब तुम बात समझना, ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और द चेंज इन पोजीशन इन 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड में कितनी पोजीशन चेंज हुई, और ये है 4 सेकेंड में कितनी पोजीशन चेंज हुई। तो अब अगर तुम इस S5 माइनस S4 करते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा कि 5वें सेकेंड में 5th सेकेंड में वो कितना चला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकेंड, 5th सेकेंड में वो कितना चला। इसीलिए यहाँ पे SN नहीं है, ये SNth है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन nth सेकेंड। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो तुम जनरल फॉर्मूला तुम समझ गए ना कि 5वें सेकेंड में कितना चला, है ना। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10 सेकेंड रखता हूं तो S10 रख रहा हूं ना, तो S10 का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 10th सेकेंड, मतलब 10वें सेकेंड में कितना चला, उस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, टाइम इंटरवल की नहीं। जैसे देखो तुमने S5 जब रखा था तो तुमने बोला कि 5 सेकेंड में टाइम इंटरवल, S4 रखा तो वो टाइम इंटरवल कहाँ है, 0 से लेकर 5 तक और ये 0 से लेकर 4 तक। पर जब तुम S5 माइनस S4 कर रहे हो ना, तो वो तुम्हें क्या दे रहा है, वो तुम्हें ये दे रहा है कि चौथे सेकंड से लेकर 5वें सेकंड में तुम कितना चले। तो जो फॉर्मूला है ना SNth का, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है, ये जनरल फॉर्मूला लिख लो, SNth इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। तो ये जितने भी चार फॉर्मूले हैं ना, इसको बेसिकली मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हमने चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कन्वर्ट हो गया g में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कन्वर्ट हो गया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में, जिसको हम हाइट मानते हैं। साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक्सेलरेशन और हाइट दोनों ही नीचे हैं, तो दोनों को ही हमने पॉजिटिव मान लिया है, इसलिए इन फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा। तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस है, क्योंकि नीचे वाले ग्रेविटी को तुमने पॉजिटिव माना हुआ है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेज का हम यूज करेंगे, इस पे और अच्छे से अभी और डिस्कशन है इस पे, लेकिन ये बेसिक चार फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, क्लियर होगी बात। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी यानी कि वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, एंड SNth इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी बाई टू 2n-1। ठीक है, क्लियर होगी बेटा बात। चलो आगे की बात करते हैं। अब यहां पे देखो, एक केस ले रहा हूं मैं, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रीली देन यू नॉट इज 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, s इज इक्वल टू h। तो इसके हिसाब से अगर तुम फर्स्ट इक्वेशन देखोगे तो v जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब जितनी ज्यादा देर के लिए बॉल ड्रॉप करोगे, जितनी ज्यादा देर के लिए बॉल गिर रही होगी, जितनी ज्यादा देर के लिए बॉल हवा में होगी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये रिलेशन तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए, दैट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो मतलब t बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, t कम होगा तो v भी कम होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सिमिलरली अगर तुम देखो तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है h इज इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन ही है बेसिकली, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो इसी इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखो तो h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि हाफ जी तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, और टाइम एनीवेज क्या होता है 2h अंडर रूट 2h बाई जी, ये तो तुम निकाल चुके होगे। ठीक है ना, गिरने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंड इज अंडर रूट 2h बाई जी। अगर नहीं करा है तो मैं तुम्हें इसको बता देता हूँ। जब तुम रखते हो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, और तुमने मान लो बॉल को ड्रॉप करा है, जब ड्रॉप करा होगा तो u जो होगा वो 0 हो जाएगा बेटा। ठीक, ये 0 हो गया।
तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2h बाय जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t क्या हो गया अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। तो यहां से रिलेशन आ गया। अब तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, g तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो t किसके प्रोपोर्शनल है, h की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, h की पावर हाफ के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, बट उसके हाफ रूट ऑफ h। तो लिख लेना t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ h। तो इससे क्या होता है, इससे कभी कभी जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो वो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें पता होगा जैसे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, मतलब t बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, या v बढ़ेगा तो t बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, बस फर्क ये है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर तुम्हें पता है कि अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर से फेंका और 100 मीटर से फेंका है, तो 100 मीटर वाले पे ज्यादा टाइम लगेगा गिरने में और 10 मीटर वाले पे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट रिलेशन अपने को मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh या v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी डायरेक्ट रिलेशन अपने पास कितना है, वेलोसिटी का और हाइट का। तो v इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रूट h, ये याद रखना। तो अपने पास डायरेक्ट रिलेशंस जो आ रहे हैं वो मैं लिखता जा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, एक तो रिलेशन ये हो गया। t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। ठीक है, t इसलिए मतलब टाइम ऑफ डिसेंट या टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, और आखिरी रिलेशन क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट h। v और t पे सेम रिलेशन है। ठीक है, और आखिरी में एच एन इज इक्वल टू जी बाई टू 2n-1। ये तो तुम समझ ही गए होगे, क्योंकि एस nth जो होता है वो होता है u प्लस ए बाई टू 2n-1, है ना, 2n-1 होता है। u तो 0 होगा फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए, इसलिए एच एन इज इक्वल टू जी बाई टू 2n-1 हो जाता है। तो लास्ट रिलेशन जो हो गया वो nth पे क्या हो जाएगा, हाइट कवर्ड इन nth सेकेंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा g बाई टू 2n-1, क्योंकि u यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात। चलो आगे की बात करते हैं अब। A freely falling body passes through 2 points A and B at distance h1 and h2 from the start. Then the time taken it from A to B is, अच्छा देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये चीज पता होनी चाहिए। अब बात समझना, मैंने क्या करा, मैंने ये बिल्डिंग ले ली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट है जिसकी हाइट है h1 फ्रॉम द स्टार्ट, तो ऊपर से लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट, इसकी हाइट h1 है और ये a पॉइंट है। ठीक है, यहां पे मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं b पॉइंट, तो ये हाइट h2 है और ये b पॉइंट है। ठीक है, देन द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम a टू b। मतलब आप बात को समझना बेटा, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये निकालना है कि A से B जाने में मेरे को कितना टाइम लगा। तो मैंने इसको देखा, बहुत बेसिक चीज है। तुमने क्या लिखा, देखो टाइम का तुम्हारे पास अब डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम पहले A तक जाओ, तो टाइम टेकन टू गो एट पॉइंट A क्या हो जाएगा, रूट 2h1 बाई जी, क्योंकि हाइट कितनी है, h1 है, टाइम टेकन। ठीक है, और फिर तुम क्या करो, तुम इसको भूल जाओ और B तक जाओ, तो हाइट h2 कवर करने में कितना टाइम लगेगा, रूट 2h2 बाई जी। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। अब तुम समझो, ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम लग रहा है t2, ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम लग रहा है t1, तो ये जो बचा वाला डिस्टेंस है इसके लिए टाइम कितना लगेगा, t2 माइनस t1। अरे यस और नो, ऐसे समझ लो ना कि ये पूरा t2, ये पूरा t1, तो ये बच कितना गया, t2 माइनस t1। तो बेटा वही करा है हमने, टाइम टेकन कितना हो गया, 2h2 बाई जी माइनस रूट 2h1 बाई जी, रूट 2 बाई जी कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास रिलेशन हो गया। ये किसी भी दो पॉइंट्स के लिए तुम सॉल्व कर सकते हो, मतलब ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, या एक पॉइंट तुम सी मान लो कहीं और भी,
तो तुम ए से सी के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। पहले ए तक का टाइम लिख लो, फिर सी तक का टाइम लिख लो, फिर सी माइनस ए कर दो, है ना। तो इसको अपने को याद रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। A stone is dropped into a river from the bridge after x seconds. Another stone is projected down into the river from the same point with velocity v naught. If both the stones reach the water simultaneously, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि एक स्टोन को हमने सिंपली ड्रॉप करा, ठीक, और दूसरे स्टोन को सेम पॉइंट से, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट है, पर टाइम जाहिर सी बात है कि अलग लग रहा होगा। आफ्टर एक सेकेंड बाद, मतलब जैसे समझना, यहां देख लो, यहां देख लो, ये मान लो तुम्हारा रिवर है, इस पॉइंट से हमने एक स्टोन को ड्रॉप करा, पहले तो ड्रॉप, इसी पॉइंट से दूसरे स्टोन को v वेलोसिटी से फेंका नीचे। फर्क क्या है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पे v नॉट इज इक्वल टू 0 है, और यहां पे v नॉट कुछ है ना, नॉट इक्वल टू 0। पर दोनों में अच्छा फर्क क्या है कि अगर तुम समझो, अगर सपोज करो ये चला है टाइम t टाइम लगा इसको रिवर तक पहुंचने में, और दूसरे वाले को अगर x सेकंड बाद फेंका गया है, तो ये कितनी देर के लिए चला होगा, t माइनस एक्स। बस ये बात अपने को ध्यान रखनी है, इसी से सारा रिलेशन आ जाता है। ये कितनी देर के लिए चला, t के लिए, ये कितनी देर के लिए चला, t माइनस एक्स के लिए। तो एक बात बताओ बेटा, क्या दोनों ही जो डिस्प्लेसमेंट है या जो हाइट है वो तो सेम पॉइंट है ना, तो दोनों की क्या हाइट सेम होगी? हाँ सर होगी। अगर दोनों की हाइट सेम है तो मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट स्टोन इन टाइम t इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द सेकेंड स्टोन इन टाइम t माइनस एक्स। और t माइनस एक्स मैंने क्यों करा, t माइनस एक्स मैंने इसलिए करा बेटा क्योंकि जो दूसरा वाला स्टोन है ना भाई साहब, वो t माइनस एक्स टाइम के लिए चला, क्योंकि उसको एक सेकेंड बाद फेंका गया है। तो तुम अगर यहां पे इक्वेशन लिखते हो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी देखो पहले वाले की 0, तो हाफ gt स्क्वायर, है ना। दूसरे वाले के लिए ut, पर u की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, उसको v नॉट से फेंका है, टाइम कितना हो जाएगा t माइनस एक्स, क्योंकि टाइम यहाँ पे t माइनस एक्स है, हाफ जी टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा। एक बात तुम्हें याद रखनी है, यहां से तुमसे 3 चीजें पूछ सकता है, t पूछ सकता है पहली बात तो, ठीक है। अगर t पूछेगा तो तुम्हें x और v नॉट दे देगा, कभी तुमसे v नॉट पूछ सकता है तो तुम्हें t और x तो मिल ही जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। या कभी तुमसे x पूछ सकता है, तो तुमसे 3 चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं, टाइम टेकन बाय द फर्स्ट स्टोन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड स्टोन एट विच इट रीचेस द सेम पॉइंट आफ्टर x सेकेंड, या x सेकेंड की कितनी देर बाद मैं दूसरे वाले स्टोन को फेंकूं कि भाई साहब वो दोनों सेम पॉइंट पे जाके रिवर को हिट करें। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल में कोई 2 वेरिएबल तुम्हें गिवन होंगे और तीसरा वेरिएबल तुम्हें निकालना होगा। क्या ये बात क्लियर है, पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच वन द वन विच मूव्स विद द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलने का मतलब ये है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब है कि हमें उसको देखना है जिसमें एक्सेलरेशन है। लाइट इन अ होमोजीनियस मीडियम, लाइट जो चलती है ना वो तो 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से चलती है। इसमें ना ही कोई एक्सेलरेशन होता है ना ही कोई डिसलरेशन, है ना। अगर होमोजीनियस मीडियम की ना बात करें, वैक्यूम मान लें तो। साउंड इन अ होमोजीनियस मीडियम, होमोजीनियस मीडियम इसीलिए बोल रहा है कि पूरे मीडियम एक जैसा है ना। हेट्रोजीनियस होता है तो कहानी बदल जाती भाई, है ना। तो दोनों में कोई एक्सेलरेशन नहीं है या दोनों में कोई रिटार्डेशन नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा वाला क्या बोल रहा है, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जाहिर सी बात है यार,
मैंने अभी बताया कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। जितनी ज्यादा देर के लिए गिरेगा उतनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी बदलेगी, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने की वजह से फ्रीली फॉलिंग बॉडी कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मतलब कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल ही नहीं सकता। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि यही सही ऑप्शन है, ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन देखो, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड ऑफ द टाइम इज गिवन बाय इक्वेशन। ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, s इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। ये तो जनरल हो गया, ठीक है ना। ये भी नहीं है, v इज इक्वल टू वी नॉट जी, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं भाई साहब। और v इज इक्वल v माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये तो कोई इक्वेशन होती ही नहीं है। हाँ, v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh कर सकते थे, ठीक है, बट कोई बात नहीं। लास्ट इक्वेशन देखो, यही है, Sn इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जी बाय 2 टाइम्स 2n माइनस 1। समझ में आ गई क्या? यही सही आंसर है इसका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने क्या करा था, हमने वो सारे केसेस देखे थे जहां पे ऑब्जेक्ट जो है ना वो नीचे जा रहा था। अब हम वो सारे केसेस देखेंगे जहां पे बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। अब वर्टिकली अपवर्ड्स के लिए कहानी बदल जाती है, क्यों? क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 होती थी, पर जब भी तुम किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे तो उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दोगे, पर जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ना वो 0 हो जाएगी, तभी तो वो एक हाइट तक रीच करके वापस आता है ना। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है ना। जैसे जब ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0, जब ऊपर फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी 0। क्योंकि पहले क्या था कि जब तुम ड्रॉप कर रहे थे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही लगती है, लेकिन अब तुम ऊपर फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन ना होके वो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिटार्डेशन की तरह। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इस चीज को अपने को याद रखना है। व्हेन बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई साहब, एप्पल से ही पूरी फिजिक्स शुरू हुई थी, एप्पल का ही मैंने एग्जांपल लिया। न्यूटन बाबा ने हमारे लिए काफी चीजें छोड़ दी हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे देखो मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया है। ये भैया मैंने इसको ऊपर फेंका, जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो इसकी फाइनली जाके वेलोसिटी ऊपर जाके 0 हो रही है। अगर 0 नहीं होती तो ये और ऊपर जाता, ठीक है। तो इस मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी 0 होना अनिवार्य है, इस बात को अपने को याद रखना है। अगर ये बेसिक फंडा याद करके रखोगे ना तो कभी दिक्कत आती ही नहीं है, ठीक है। बस फर्क क्या है, देख अब यहां पे कहानी ये है कि जब ऊपर लिया गया, हमने ऊपर वाली वेलोसिटी को यहां पे पॉजिटिव लिया और एक्सेलरेशन, क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा था कि ग्रेविटी भी नीचे लग रही थी, वेलोसिटी भी नीचे थी, ठीक है, तो हमने दोनों को पॉजिटिव मान लिया था, ठीक है। वैसे तुम एक चीज फिक्स करके कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे यहां पे अगर तुम ये चीज करना चाहो कि तुम्हें g पॉजिटिव रखना है और वेलोसिटी नेगेटिव रखनी, तो भी कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, है ना। तो इसको रटने मत लगना कि सर ने हमें बताया कि नीचे वाले g को पॉजिटिव ले लो, जब नीचे फेंकते हैं तो g को पॉजिटिव ले लो और जब ऊपर फेंक रहे हैं तो g को नेगेटिव ले लो। दोनों में तुम सेम बात ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल है नहीं इसमें। मतलब वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड पे सेम कहानी होती है, ठीक है। वो तो मैंने सहूलियत के लिए, तुम्हारी इजी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वीडियो में चीज डाल दी है, तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि मतलब ऐसा कुछ रटना नहीं होता है फिजिक्स में कि अरे सर अब तो हम, ये तो क्या है ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके पीछे रीजन भी तुम्हें देता हूँ। मुझे क्या है ना, एक चीज पता है कि अगर मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लगूंगा तो हर क्वेश्चन में कुछ नया कॉन्सेप्ट है। पर तुम अगर ध्यान से देखो तो मैं अपने लेक्चर को कुछ इस तरीके से कवर करता हूं कि मैं तुम्हें जनरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब तुम जनरल तरीके से चीजें सीखोगे ना तो जनरल तरीके से चीजें सीखने से फायदा ये होता है कि तुम उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं और टेंशन में नहीं आना कि अरे सर यहाँ तो आपने हमें ग्रेविटी तो हमने नीचे पॉजिटिव मानी हुई थी, यहाँ पे आपने ऊपर पॉजिटिव मान ली है ना। वो इसलिए मानी है क्योंकि देखो वो पिछले वाले केस का हमने उस केस के लिए, मतलब उस क्वेश्चन के लिए भी तुम ऐसे समझो कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, उस पर्टिकुलर केस के लिए मैं जी को पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से मान सकता हूँ। यहाँ पे मैंने भी वही काम किया है, यहाँ पे मैंने जी को नेगेटिव मान लिया और ऊपर वाली वेलोसिटी को
पॉजिटिव मान लिया, ताकि मेरा फॉर्मूला जो है वो सिंपल लगे। अब तो मैं अगर मैं ऐसे लिख के दूंगा कि v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई जी प्लस जी टी, तो तुम कहोगे कि सर ये क्या बात होती है ना? समझ में आई बात की नहीं आई? तो तुम यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आसान भाषा में तुम ग्रेविटी को नेगेटिव मान लो और इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव मान लो। वैसे भी रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास v नॉट इज इक्वल टू जी टी ही आएगा। तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना? तो यहाँ पे क्योंकि v जो है वो जीरो है, तो v नॉट इज इक्वल टू जी टी ही आने वाला है, ठीक है? बट एक हमने साइन कन्वेंशन मान लिया कि भैया, तो इस तरीके से अपने पास के जनरल फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है ना? h इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है जी? चलो अब इस पे केसेस देख लेते हैं। एक्स देखो यहाँ पे मैंने क्या एक्सेलरेशन को नेगेटिव माना है और यहाँ पे ये फॉर्मूले में चेंजेस आ गए, ठीक है? तो इसमें कोई नई बात नहीं है, आप इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जस्ट टू मेक श्योर कि आप नोट्स प्रॉपर बना रहे हो, मैंने इसको फाइनली एक जगह साथ में लिख दिया है, ठीक है? अब एक और बढ़िया पॉइंट यहाँ पे, जब वर्टिकली डाउनवर्ड्स था ना, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में, है ना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में थीटा जो था वो 0 डिग्री था, और यहां पे ऑपोजिट है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो क्या होगा, एंगल 180 डिग्री होगा। कब तक ये होगा? जब तक वो ऑब्जेक्ट या बॉल वापस ना आने लगे, तो फिर वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो आगे की बात करते हैं। अब मैक्सिमम हाइट कब अचीव होगी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है। मैक्सिमम हाइट तभी अचीव होगी जब फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, क्योंकि अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं रहे तो वो और ऊपर जाता रहेगा। जब तक ऊपर जाता रहेगा तब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। जहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी वहीं पे वो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो इसको देखो, हम लोग ने क्या माना था, हम लोग ने ये माना था v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है? अब बात को सुनना ध्यान से, g को यहाँ पे नेगेटिव माना था, हाइट क्योंकि बढ़ रही है तो पॉजिटिव है, और वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, तो मैं लिख देता हूँ v नॉट ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट भी बढ़ रही है ना, ग्राउंड से ऊपर जा रहा है तो बढ़ रही है ना, तो पॉजिटिव, और क्या g जो है वो नीचे लग रहा है तो नेगेटिव, ठीक है? अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, तो देखो भाई साहब ये जीरो है, तो बचा क्या इक्वेशन में, 0 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, या मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या मैं सीधा सीधा मेरे पास ये डायरेक्ट रिलेशन आ सकता है h max इज इक्वल टू, यहां से देखो h max इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि ये तभी मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब फाइनल वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना? समझ में आई बात की नहीं आई? तो h max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर एंड इंडिपेंडेंट। देखो इसमें यहाँ पे हाइट मैक्स से कोई ये नहीं कि भारी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी हाइट अचीव अलग होगी, या हल्के ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उसकी हाइट अचीव ज्यादा होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एच मैक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वी नॉट स्क्वायर पे, ठीक है? यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है? चलो अब यहाँ पे रिलेशन लिख लिया हम लोगों ने, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, है ना, कि एक बात बताओ, दो बॉडीज हैं उनको फेंका गया है, अलग अलग बिल्डिंग है, दोनों की अलग अलग हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकाल दो। इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारी बुक में मिल जाएंगे, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट, यहां पे टाइम ऑफ असेंड टी ए क्या है, टी ए एंड टी डी, दिस इज टाइम ऑफ असेंड मतलब ऊपर जाने का समय, एंड टाइम ऑफ डिसेंड मतलब नीचे आने का समय, ठीक है? टाइम ऑफ असेंड मतलब ऑब्जेक्ट कितनी देर लगा रहा है ऊपर जाने में, असेंड मतलब ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है? और टाइम ऑफ डिसेंड मतलब नीचे आने का समय। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम फ्लूइड रेजिस्टेंस, या अगर मैं और आसान भाषा में तुमसे बात करूं तो एयर रेजिस्टेंस। अच्छा अपने सीबीएसई में ना जैसे
कभी कभी मेरे पास कुछ आईबी बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो वहां पे इवन जेई में भी फ्लूइड रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा चर्चा है नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे, जैसे मैं तुम्हें अभी नेक्स्ट टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा, तो मैं वहां पे भी एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूंगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि एयर रेजिस्टेंस का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। तो अपने सीबीएसई में या आईएससी लेवल में या नीट में या जेई में ये बात याद रखना कि फ्लूइड रेजिस्टेंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है जब तक, अच्छा एक बात और, ये भी नहीं कि होती नहीं है, होती तो है, लेकिन कब तक नहीं होती है, जब तक तुम काइनेमैटिक्स पढ़ते हो, है ना। इवन डायनेमिक्स भी पढ़ोगे तो सारे मैक्सिमम सवालों में तुम्हें बोल देगा कि अरे अरे एयर रेजिस्टेंस की चिंता नहीं करनी है। लेकिन जैसे ही तुम मैकेनिक्स 2 में आओगे, वहां पे जब आर्किमिडीज की चर्चा होगी, विस्कोसिटी की चर्चा होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। और अगर तुम इसको फील भी करना चाहते हो तो कुछ नहीं, एक ग्लास में हनी ले लो, दूसरे ग्लास में पानी ले लो, किसी चीज को ड्रॉप करके देखो, तो पानी में जल्दी गिरेगा, हनी में धीरे से गिरेगा। क्यों? क्योंकि फ्लूइड रेजिस्टेंस है भाई, है ना। तो सिंपल भाषा है, बट अभी अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात और, बच्चों को ये भी बहुत ज्यादा लगता है कि अरे फिजिक्स टफ है। अरे भाई फिजिक्स बहुत आसान करके पढ़ाई जाती है तुम्हें। तुम, वो बात अलग है कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो तुम क्या करो, पहले अपने बढ़िया से बेसिक्स क्लियर कर लो, है ना। यूनिट डायमेंशन पढ़ लो, रिकॉर्डिंग उसकी भी है, लेक्चर्स उसके भी हैं, और वेक्टर्स के भी बढ़िया से डिस्कशन है, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैलकुलस वाला पार्ट, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी तुम बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। वो मैथ्स में भी तुम्हें पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट पे मैंने चर्चा कर रखी है, तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि तुम्हें किस चीज पे चिंता करने की जरूरत है और किस चीज पे नहीं। अब तुम्हें पॉइंट आता है किस चीज पे चिंता करने की जरूरत है, तुम इस बात पे चिंता करो कि तुम कितनी देर दिन में पढ़ पा रहे हो, है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है जीवन में, तुम्हारी उम्र में तुम्हें बस इस बात की चिंता होनी चाहिए कि तुम दिन में कितनी देर पढ़ पा रहे हो, बस। इसके अलावा अगर तुम कोई भी चिंता कर रहे हो तो वो चिंता बेकार है, व्यर्थ है ना। तो ये बात है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट तो सेम ही रहेगा। कितना होगा अगर बात करें तो देखो, इक्वेशन का यूज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे याद आया तुम्हें जब ये गिरने का समय, तो u तो जीरो हो गया ना, तो v बाई जी इज इक्वल टू टी, ठीक है। v बाई जी इज इक्वल टू टी। तो ये टाइम ऑफ डिसेंट के लिए। टाइम ऑफ असेंट के लिए तुम्हारी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, u तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा और g तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम क्या इक्वेशन लिखोगे, जीरो इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, है ना। तो वहां पे भी जो टाइम आएगा वो u बाई जी आएगा। तो इसलिए ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय एकदम फिक्स है ना, कोई चेंज नहीं है। और ये बात एक और इस चीज़ से मुझे बढ़िया याद आया, एक बहुत बहुत ही बेहतरीन फिज़िक्स की फैकल्टी थे, मतलब थे क्या, तो वो एक बहुत बढ़िया बात बोलते थे, ठीक है, कि आना जाना फिक्स है ना। मतलब तुम्हें संसार में कब आए हो और कब जाओगे ये फिक्स है, ठीक है। पर तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक हो ना भाई साहब जान लगा दो, है ना। जब तक हो इस संसार में जान लगा दो, कस के मेहनत करो, पढ़ाई करो बढ़िया से। पर लेकिन ये बात बहुत बहुत ही एक दो शब्दों में बोली गई है कि आना जाना फिक्स है ना। वो हर क्लास में बोलते थे, जो याद है आज भी, ठीक है। तो कुछ बातें याद रह जाती हैं, आपके जहन में रह जाती हैं ना। तो उस तरीके से जब यहाँ पे बात हुई टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की, कि ऊपर जाने का समय और नीचे आने का समय सेम है, तो तब ये बात मुझे याद आई। चलो ठीक है ना। तो बहुत बहुत अच्छी फैकल्टी है वो फिजिक्स की। वो यही लाइन बोलते थे हर क्लास में, एक आध बारी तो वो बोल ही देते थे, है ना। कोई बच्चा डाउट पूछता था या कुछ होता था तो बोल देते थे कि देखो आना जाना फिक्स है ना, तो तुम भी याद रखना। तो इसलिए मेहनत करो कस के, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो सेम रहेगा अनटिल अनलेस आप फ्लूइड रेजिस्टेंस को या एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हो। करोगे तो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है, पर उस पर चर्चा नहीं है। चलो आगे की बात करते हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज, अच्छा एक बात और है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अपने को क्या देता है? एक्सेलरेशन। चाहे तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको चाहे तुम ऑब्जेक्ट को नीचे फेंको, उससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि जब भी तुम ऊपर फेंक रहे हो या नीचे फेंक रहे हो तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर में रहा है, तभी तो उसको बोलते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्रीली फॉलिंग बॉडी। पहले स्टेटमेंट ही जब मैंने ये पढ़ा था तुम्हें, तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसका स्लोप तो वैसे भी तुम्हें स्ट्रेट लाइन ही देगा। अरे यस और नो, है ना? तो इस बात को अपने को याद रखना है कि इसमें यहाँ पे तुम्हें स्ट्रेट लाइन बनता हुआ मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी थ्रोन वर्टिकली अप इज वेलोसिटी इज नॉट जीरो बट एक्सेलरेशन इज जीरो। ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करेंगे तो एक्सेलरेशन तो नॉन जीरो रहने वाला है, तो अपने को ये बात पता होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी में तो चेंज आना ही नहीं चाहिए, बट तो चेंज आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो बट वेलोसिटी जीरो। हाँ, ये बात बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है, तगड़ी लग रही है बात, कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। बाकी पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, वैसे यही सही आंसर है। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी जीरो, तो पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब, एक्सेलरेशन तो जीरो हो नहीं सकता। बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर नॉट जीरो, नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वो और हाइट पे जाएगा ना, सोच के देखो। तो इसलिए इसका सेकंड पॉइंट ही सही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा हाँ, यहाँ पे तुमने एक चीज देखी होगी कि h जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वहां पे देखो क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर रिलेशन था, यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है, तो ये कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये बेसिक रिलेशन से तुम इसको देख सकते हो कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है हमें, तो इसलिए इसका कैसा ग्राफ बनेगा? पैराबोला बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम अ टावर। अब ये तीसरा केस आता है। इस केस में देखो, अभी तक क्या कर रहे थे हम कि हमने पहले ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा था, ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था। अब तीसरा केस ये है कि भैया टावर से, मतलब मैं किसी अपनी बिल्डिंग की छत पे खड़ा हूं और मैं ऊपर फेंक रहा हूं ऑब्जेक्ट को, मतलब मैं ऊपर फेंक रहा हूं, ऐसे ड्रॉप नहीं कर रहा हूं, मैं फेंक रहा हूं, है ना? तो ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी, ये इसमें फर्क है, ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम अ टावर, इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, पहले तो कहानी तुम लोग इसको समझो। जब मैंने एक टावर से चीज फेंकी, मान लो मैं यहां पे हूं और मैंने इसको इस तरीके से फेंका, तो ये ऐसे जाएगा ना, है ना? अब ऑब्जेक्ट तो बेटा यहां ऐसे ऐसे गिरेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? अल्टीमेटली ये जो है ना, यहां पे इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट पे इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, क्योंकि जितना ऊपर गया उतना वापस आ गया ना, जितना ऊपर गया उतना वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। अपने को ये बात रखनी है। और डिस्प्लेसमेंट जो एक्चुअली में जब बॉल नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हाइट ऑफ द टावर के बराबर ही होती है, ठीक है। एक बात और समझो, यहां पे जब तुमने इसको फेंका तो ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। ये हो गया टाइम ऑफ असेंड। यहां तक अगर देखें तो ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंड, तो ये जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम फिर से सेम। अगर मैं इसको और तोड़ूं तो इस पॉइंट पे पार्टिकल के पास, अगर ये बॉल है, इस बॉल के पास ऑलरेडी कुछ डाउनवर्ड वेलोसिटी होगी, है ना? कुछ डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑलरेडी होगी ना, क्योंकि ये तो ऊपर से चलना शुरू हुआ था ना, यहां से। जब ये यहां से चलना शुरू हुआ था ऊपर वाले पॉइंट से, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट से जब यहां तक आया होगा तो कुछ टाइम के लिए चला होगा, ठीक है। उस टाइम में इसने कुछ वेलोसिटी अचीव कर ली होगी। तो अगर तुम इसके लिए सॉल्व कर रहे हो इतनी हाइट के लिए, तो तुम्हें बस ये निकालना है कि इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है। तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो तुम बेसिकली क्या कर सकते हो,
ऐसे वाले क्वेश्चंस में तुम चीजों को बांट भी सकते हो, है ना। या मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, अब तुम बढ़िया चीज देखो, यहां पे क्या है, देखो अगर मैं इसको ऊपर जैसे फेंक रहा हूं यहां पे, तो तुम अगर ध्यान से देखो h इज इक्वल टू माइनस वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है ना। ये हाइट ऑफ द टावर है, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं वेलोसिटी वी नॉट मान लेता हूं, यहां पे मैं वेलोसिटी वी नॉट मान लेता हूं, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका होगा उतनी ही वेलोसिटी से यहां पे नीचे आया होगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? देखो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे अगर तुमने यू से फेंका ऊपर की तरफ, सुनना बात को बहुत ध्यान से, तो जो इस पॉइंट पे आएगा वी नॉट, वो कहां आएगा? नीचे की तरफ। लेकिन ये वी नॉट जो होगा वो यू के बराबर ही तो होगा भाई साहब। जितनी देर में इसकी वेलोसिटी जीरो हुई उतनी देर में तो वेलोसिटी वापस बढ़ेगी और उतनी ही तो बढ़ेगी। तो यहां पे अगर तुमने u से ऊपर फेंका है तो इस पॉइंट पे v नॉट से नीचे आएगा एंड v नॉट इज इक्वल टू u, मैग्नीट्यूड ऑफ v नॉट इज इक्वल टू u। बस फर्क क्या होगा कि u से ऊपर फेंका था और v नॉट से क्या था? नीचे आया था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने यहां पे अगर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो देखो यहाँ पे जीरो हो गई, तो हमने यहां पे अगर लगाया रिलेशन, तो तुम देखो g कहां लग रहा है? नीचे की तरफ, नेगेटिव माना इसको। v नॉट कहां है? नीचे की तरफ, नेगेटिव माना इसको। तो देखो अपने पास क्या रिलेशन आया, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि भाई साहब देखो फिर से बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, लेकिन जैसे मान लो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका ना, तो 20 मीटर पर सेकंड पे ही वो नीचे आ रहा होगा यहां पे, इस पॉइंट पे। जहां जितना ऊपर गया उतना वापस नीचे आ गया, तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। तो तुम यहां से ही तो इसको देखना शुरू कर सकते हो ताकि तुम्हारी मैथमेटिक्स आसान हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं है? इसीलिए ये जो इक्वेशन है ना, अब नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एप्पल कितना हो गया? एच ही तो हुआ ना भाई, क्योंकि जितना ये ऊपर गया उतना वापस आ गया, उसके बाद ये नीचे गया ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो इस चीज को बहुत आराम से फील करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पर अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई साहब जिस वेलोसिटी से मैंने ऊपर फेंका है उसी वेलोसिटी से ये वापस आएगा, और उसी वेलोसिटी को मैं v नॉट बोल रहा हूं जो कि u के बराबर है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर ये वेलोसिटी को पॉजिटिव ले रहे हो तो ये वेलोसिटी को क्या लोगे? नेगेटिव लोगे, और ये रिलेशन तुम्हारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो आगे की बात को देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने हाइट इज इक्वल टू क्या लिखा है? माइनस वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब हमने दोनों को ही नेगेटिव माना हुआ है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जैसे अगर टाइम की बात करें तो टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी नॉट प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 2gh बाय जी। अगर तुम ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, तो बेसिकली ये क्या है? वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन है ना। अगर तुम इसको डायमेंशनली सॉल्व करते हो ना, तो डायमेंशनली ये हो जाएगा एल टी माइनस वन अपॉन एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या बच जाएगा? टी बच जाएगा। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? वी नॉट इसकी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी होगी, और यहाँ से हम लोग इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या यूज करा हम लोगों ने? वी नॉट या वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। जनरली फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, या फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास टाइम क्या आ जाता है? वी नॉट प्लस अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh बाय जी। सो बेसिकली तुम अगर इसको डायमेंशनली भी, जैसे मैंने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाया हुआ है तुम्हें, तो तुम इसको डायमेंशनली भी सॉल्व करोगे तो टाइम का क्या आ जाएगा? बेसिकली वेलोसिटी अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये पूरी कहानी तब है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करा है अपवर्ड, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई हैं, तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बात को समझना, जैसे मान लो, चलो आगे की बात देखते हैं पहले। तो जैसे मान लो तुमने यहाँ से इसको U से फेंका, तो अल्टीमेटली मैंने तुम्हें बताया ना कि ये U से ही नीचे आएगा, है ना। ये बात समझ में आई? बस टाइम ज्यादा लगेगा। अगर जैसे तुम पहले इसको फेंकते
तो टाइम कम लगता, t1 टाइम लगता। अब तुमने इसको ऊपर फेंका है तो बस क्या हो जाएगा फाइनली, टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। नीचे पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तो जीरो है ना, बस यहाँ पे टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड भी सेम होगा, तुम उसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और मैं तुम्हें पहले भी बता दिया कि मैं इसको अलग अलग तोड़ के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। अब अगर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द फुट ऑफ द टावर देखें तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी सिमिलर तरीके से v इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, क्या फॉर्मूला यूज करा हमने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh यूज करा, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे u की जगह क्या आ जाएगा, v नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, या v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। फुट ऑफ द टावर पे हमने वेलोसिटी इसकी निकाल ली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t सेकेंड, किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे कि देखो यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट पे अगर मान लो मुझे कहीं टाइम t के बाद अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से यूज कर सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, बेसिकली v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, ठीक है। यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ है, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव लिया गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नीचे लिया गया। तो ये ट्रांसफॉर्म होगी किस तरीके से आ गई, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस gt, ठीक है। तो ये वेलोसिटी जो है ये एट द फुट ऑफ द टावर है, जब वो गिरने से जस्ट पहले की बात हो रही होगी। और ये वेलोसिटी की जो बात हो रही है वो ये वेलोसिटी तब है जब तुम किसी भी टाइम फ्रेम पे, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी निकालना चाहते हो, ठीक है। जैसे कहीं बीच में बॉल गिरी तो बीच में कहीं पे मतलब 2 सेकंड बाद, जैसे मान लो टोटल टाइम ऑफ जो फॉल है या टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मान लो 10 सेकंड है, पर तुम्हें चाहिए कि 3 सेकंड बाद वेलोसिटी निकालो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो आगे की बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट केस क्या आता है यहाँ पे, a body projected vertically down from a tower with velocity v naught reaches the foot of the tower after a time t1 with velocity v1। तो चलो इसको बना लेते हैं एक जगह पे ना, मैं इसको बना लेता हूं। इधर देखो, ये हो गया, इधर देखो, मान लो, क्योंकि ये बहुत अच्छा केस है, ये हाइट है h, ठीक है। मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट को बॉल मान लिया और मैंने इसको v1 वेलोसिटी से ड्रॉप नहीं करा, फेंका है। ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होती ना, ठीक है। तो जो इसको नीचे पहुंचने में टाइम लगा वो t1 लगा, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे जो वेलोसिटी है वो v है, यहां पे जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। अब दूसरे केस में, और दूसरे केस में देखते हैं, ये वाला केस मैंने बना लिया। अब दूसरा वाला केस देखो, अनदर बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप from the tower with the same velocity। पहले क्या था कि इसको नीचे फेंका गया, है ना। अब क्या है कि दूसरे तरफ से सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, ठीक। चलो आगे की बात देखते हैं। द फुट ऑफ द टावर विद द सेम वेलोसिटी रीचेज द फुट ऑफ द टावर आफ्टर टाइम t2, ठीक है। तो उसको नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो t2 लगेगा, ठीक है। यहां पे टाइम कितना लग रहा था, t1 लग रहा था। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, बस डायरेक्शन अलग है, ठीक। चलो ठीक है सर। और ये नीचे जो है v2 वेलोसिटी से है। तो अब पहले तो कुछ बातें समझ लेते हैं। यहां पे v1 वेलोसिटी से आ रहा था, यहां पे v2 वेलोसिटी से आ रहा था। अब तुम इसको समझना जरा, अगर मैं इसको तोड़ता हूं 3 पार्ट में, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, तो पहले तो अपने को एक बहुत बेसिक क्लैरिटी आएगी। ये हो गया तुम्हारा, इस पार्ट को देखो मैं यहां तक तोड़ दे रहा हूं। ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का, ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट नीचे आने का, और ये जो टाइम है ये तुम्हारा टाइम जो होगा, मान लो t, मान लो अभी के लिए तुम इसको t मान लो। वैसे तो ये t1 ही आएगा, मैं बता दूंगा कैसे, बट अब तुम t1 मान, अभी तो t मान लो, ठीक है। अब सोचो, अगर मैंने इसको v1 वेलोसिटी से ऊपर फेंका तो यहां पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो वापस जब आ रहा है तो यहां पे भी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 नीचे की तरफ। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब तुम सोचो, अगर
ये v1 वेलोसिटी से गिर रहा था और टाइम लग रहा था t1। सिमिलर केस में यहां पे जो वेलोसिटी अगर v1 ही आ रही है तो इतनी ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा, t1 ही तो लगेगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो बेसिकली ये जो टाइम है ना t2 माइनस t1, बेसिकली यही तो टाइम ऑफ असेंड प्लस टाइम ऑफ डिसेंड है। ये बात समझे कि नहीं समझे? मतलब अगर मैं इतना टाइम इंटरवल ले लूं तो यही तो एक्स्ट्रा है जो कि t2 माइनस t1 है। ठीक है, क्योंकि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तो उसको टाइम t1 ही लग रहा होगा, क्योंकि दोनों ही सेम वेलोसिटी से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मैंने बात करी तुमसे कि यार दोनों की ना वेलोसिटी सेम है, तो अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास अंडर रूट ऑफ v0 स्क्वायर प्लस 2gh। ये होता है कि नहीं होता है? तो यहां पे दोनों की ही वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 हो गई, है ना? तो मैं पुट कर देता हूं, दोनों सेम हाइट से भी गिर रहे हैं, तो जब दोनों की ही वेलोसिटी v1 स्क्वायर प्लस 2gh आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो v1 v2 जो तुम अलग अलग मान रहे हो वो एक्चुअली में क्या होगा, बराबर होगा। v1 इज इक्वल टू v2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस 2gh। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मतलब दो चीजें अपने को क्लियर हुई, एक तो v1 इज इक्वल टू v2 आया। ठीक है, तो यहां पे चेक कर लेते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी इसको लिखा हुआ है बट समझाना जरूरी था। यहां पे देखो डी वाला में v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2g। तुम्हें समझ में आया ना कि मैंने इसको ऐसा क्यों करा है? क्योंकि यहाँ पे v1 v2 की जो वेलोसिटी है वो सेम है, बस इतना ऊपर फेंका गया तो वापस भी तो v1 से आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इसमें कोई एयर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इतनी बात तुम्हें क्लियर हो गई। अब और आगे की बात देखते हैं और समझो। तो मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, इधर मैंने साइड में लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें और भी बातें समझानी है, तो इधर देखो, तो यहाँ पे v1 इज इक्वल टू v2 हो गया। अच्छा दूसरी बात देखते हैं, और भी रिलेशंस हैं। यहां पे देखो, इस रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इस रिलेशन को सॉल्व करने के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसान है। t इज इक्वल टू रूट t1 t2। अच्छा देखो, ऐसे समझो, यहां पे देखो तीन केसेस ले रहा हूं मैं, दो केसेस ऑलरेडी तुम्हारे सामने हैं और तीसरा केस मैं तब ले लेता हूं कि जब इस बॉल को फेंका गया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं जीरो कर दूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को क्या कर दूं मैं, जीरो कर दूं, तो v0 इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहां पे जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, मान लो t टाइम लगेगा। हाइट तो तीनों के लिए सेम है, हाइट तो तुम देखो तीनों के लिए सेम है। तो मैं फर्स्ट केस, तो मैं दिखता हूं फॉर फर्स्ट केस, फॉर केस वन। केस वन क्या है, जहां पे तुमने, दिस इज केस वन, ठीक है, दिस इज केस सेकंड और दिस इज थर्ड। अब सुनना बात को बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी बात है ये। फॉर केस वन की अगर बात करें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तुम दोनों को ही नेगेटिव मान रहे हो, है ना। अगर तुम चलो नीचे वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं ना यहाँ पे और ऊपर वाले को नेगेटिव मान लेंगे। तो केस वन के लिए अगर तुम देखो तो केस वन के लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर केस वन, तो h की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है, नीचे आ रहा है h भी पॉजिटिव ही मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि नीचे आने वाले को सबको पॉजिटिव मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v0 t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये फॉर फर्स्ट केस, इसको मानो इक्वेशन वन। दूसरे केस के लिए जब तुम लिखोगे तो दूसरे केस के लिए क्या कहानी होगी, h इज इक्वल टू, अब देखो इसको ऊपर फेंका गया तो ये हो गया माइनस v0 t2 प्लस हाफ जी t2 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको तुम बोलो इक्वेशन टू। दोनों को कंपेयर करो, जब तुम कंपेयर करोगे तो ये क्या आएगी इक्वेशन, v0 t1 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस वी नॉट टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब सुनो आगे की बात, दोनों वी नॉट वाले को कंपेयर कर ले तो ये आ जाता है वी नॉट टी वन प्लस टी टू इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा हाफ जी टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर। देखो हाफ जी कॉमन ले लिया ना, इसको और फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वी नॉट टी वन प्लस टी टू। देखो बेटा यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चल रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी। अरे यस और नो, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी टू प्लस टी वन और ये हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। तुम टी टू प्लस टी वन को दोनों तरफ से टाटा बाय बाय कर दो। जब तुमने दोनों तरफ से टाटा बाय बाय करा तो ये क्या आया, वी नॉट इज इक्वल टू हाफ जी टी टू माइनस टी वन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो अगर यहाँ पे तुम्हें देखो ये फॉर्मूला दिख जाएगा, वी नॉट क्या हो जाएगा बेसिकली हाफ जी टी वन माइनस टी टू। देखो यहाँ पे भी यही है ना, हाफ जी टी वन माइनस टी टू। यहाँ पे मैंने हाफ जी टी टू माइनस टी वन लिया, वो मैंने टी वन टी टू अलग अलग ले लिया, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो अपने पास सेम ही रिलेशन आ रहा है ना, अपने पास सेम रिलेशन आ रहा है। या तो तुम इसको हाफ जी टी वन माइनस टी टू लिख सकते हो, हाफ जी टी टू माइनस टी वन लिख सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने टी वन टी टू क्या माना है, ठीक है ना भाई। अगर पहले वाले केस को ले रहे हो टी वन पे लिए तो दूसरे वाले केस के लिए अगर टी टू ले रहे हो तो बात वही बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आई। अब देखो अगर नेक्स्ट केस देखें, यहाँ पे देखो ये तो बहुत आसानी से डिराइव हो जाएगा अगर हम इसको डिराइव कर लेंगे तो। तुम्हें ये समझ में आया, तुम्हें ये समझ में आया। और ये तो ये वाला जो है ना v इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, ये तीसरे केस के लिए लिखा गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो v होता है ना वो अंडर रूट टू जी एच होता है, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होती है, ठीक है। तो तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए। आखिरी इक्वेशन जो ये मेन a इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे जो a वाली इक्वेशन है t इज इक्वल टू रूट ऑफ टी वन टी टू। देखो ये कैसे आती है इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से। अब समझो यहां पे अपने पास इसके लिए इक्वेशन थी, फर्स्ट वाले के लिए h इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, h इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन थी। ये सेकंड वाले के लिए इक्वेशन थी h इज इक्वल टू माइनस वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो t2 से, इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो t1 से। मैं यहां पे लिख के कर देता हूं, देखो ध्यान से। तो अपने पास यहां पे क्या है, v नॉट t1 है ना, प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। दूसरी वाली इक्वेशन को माइनस वी नॉट टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर को t1 से मल्टीप्लाई करा और दोनों को ऐड कर दिया। जब तुम ऐड करोगे तो देखो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, अंदर t2 मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब तुम अब इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हाफ जी, बाहर ले लो, तो ऊपर जो आ रहा था वो आ रहा था t1 स्क्वायर t2 प्लस t2 स्क्वायर t1, है ना। और इस तरह तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 2h, है ना, क्योंकि दोनों तरफ h था ना, ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो 2h आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे तुम अगर ध्यान से देखो तो h की जगह मैं तीसरे केस से अगर कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे यहां पे टाइम के लिए लिखना है ना,
तो अगर मैं तीसरे केस के लिए कंपेयर करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। तो लिखा मैंने 2 इंटू हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे की बात करते हैं। तो यहां पे T1 T2 कॉमन निकाल लो। जब तुम T1 T2 कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जी, ये तो कैंसिल ही हो गया, और T1 T2 इधर आ गया, ठीक। यहां देखो T1 प्लस T2, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब आगे की बात देखते हैं। जब तुमने दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करा था तो यहां पे जरा बात को सुनना ध्यान से, यहां पे लेफ्ट साइड में भी T1 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये आ जाएगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर T1, समझे बात को। यहां पे भी तो हुआ होगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर T2। अब हाफ जी टी स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2, और राइट साइड में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये T1 T2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हाफ जी कैंसिल हो गया था ना, ठीक। तो बचा क्या, टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 या T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 T2। तो ये वाली इक्वेशन यहां से आती है। तो तुमने बेसिकली क्या करा, यहां पे ध्यान से सुनो। पहले तुमने इक्वेशन लिखी h इज इक्वल टू वी नॉट T1 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई होगी। दूसरी इक्वेशन लिखो h इज इक्वल टू माइनस वी नॉट T2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड, ये वाली इक्वेशन को दोनों तरफ इसको T2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको T1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी तो इक्वेशन बन जाएगी ना HT2, और ये भी क्या बन जाएगी HT1, है ना। तो इधर आ जाएगा क्या, H कॉमन, T2 प्लस T1, बात समझे कि नहीं समझे। और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये पूरा सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास रिलेशन आएगा वो आएगा क्या, T इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। अब सुनना बात को ध्यान से, H इज इक्वल टू, मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था फॉर जनरल, जब हम सिर्फ ड्रॉप करते हैं हाफ जी टी स्क्वायर, पर T की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ रही है, अंडर रूट T1 T2 आ रही है, तो H यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ T1 T2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है ना, यहां पे होना चाहिए हाफ जी T1 T2, ठीक है ना। तो यहां पे देखो अगर तुम ध्यान से, तो ये हो जाएगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, और t की जगह हम लोगों ने क्या लिखा है, अंडर रूट T1 T2 लिखा है। तो यहां पे जब तुम पुट करोगे तो हो जाएगा हाफ जी T1 T2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये सारे रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब बेसिकली ये कंपैरिजन है, कब, जब तुमने बॉल को सिंपली ड्रॉप करा, जब तुमने बॉल को किसी वेलोसिटी से फेंका, और जब तुमने बॉल को उसी टावर से वेलोसिटी से और ऊपर फेंका, मतलब डायरेक्शन का फर्क हो गया, ठीक है। तो ये तीनों का कंपैरिजन है और तुम इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की, है ना। ये मोशन इन वन डायमेंशन का लास्ट टॉपिक होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। अब देखो मैंने तुम लोग को ये बात पहले लेक्चर में पढ़ाना शुरू करा था कि जो मोशन और जो रेस्ट है वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। किसी की स्पीड, किसी की वेलोसिटी वेरी कर सकती है, तो वही टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, तो जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हम उसको ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब ग्राउंड फ्रेम क्या चीज़ होती है, बेसिकली कुछ नहीं, तुम ऐसे समझो कि एक कार जा रही है और तुम खड़े हुए हो, ठीक है। तो तुम रोड पे कार जा रही हो और तुम किनारे पे खड़े होकर उस गाड़ी को देख रहे हो, तो तुम क्या हो, ऑब्जर्वर हो।
और तुम किसके फ्रेम में हो, ग्राउंड के फ्रेम में, मतलब तुम ग्राउंड पे खड़े हो ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम एक गाड़ी में बैठे हुए और दूसरी गाड़ी से देख रहे हो, तो वो फिर तुम्हारे ग्राउंड फ्रेम में नहीं होगी, वो किस फ्रेम में होगी, एक कार के फ्रेम में होगी। ठीक है, तुम जहां से भी चीज को ऑब्जर्व करते हो ना, यूजुअली क्या होता है कि फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन जो करी जाती है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही करी जाती है, क्योंकि जमीन नहीं चल रही होती है। ठीक है, लेकिन ऐसे समझ लो कि मान लो कि तुम भी चल रहे हो, ठीक, और दूसरी कार भी चल रही है, तो अगर तुम उस कार को ऑब्जर्व करोगे तो वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं होगा, वो तुम्हारे फ्रेम में होगा, क्योंकि तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं वो ग्राउंड फ्रेम से पढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदला जाता है। क्यों बदला जाता है, क्योंकि कहते हैं ना नजरिया, है ना, किसी चीज को देखने का नजरिया बदलोगे तो हो सकता है कि तुम्हें रिजल्ट बदलने को मिले, है ना। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज हमें लग रहा है कि गलत है, पर जब हम उसको अपना नजरिया बदल के देखते हैं, सामने वाले के हिसाब से देखते हैं, तो हमें शायद उसकी बातें सही लगती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए फिजिक्स में ना बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे लाइफ का एक बहुत बड़े मतलब फैक्टर्स हमें फिजिक्स से क्लियर भी हो सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, वो यूजुअली हम किसके रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में देखेंगे। ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि तुम कभी कभी ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें क्लियर ना देख पा रहे हो, तो तुम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो। ठीक है, यहाँ पे बात हम लोग जब आगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जब न्यूटन्स के लॉज हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं बात करूंगा तुम लोग से इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हमने रिलेटिव वेलोसिटी रखा है, क्योंकि ये किसी न किसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा हमें सिर्फ अपने नजरिए से नहीं, सामने वाले के नजरिए से भी देखना चाहिए, तो काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं भाई कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज होती है। अब समझो, तो देखो ये बहुत सुंदर सी कार है जो जा रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये बस है। अब एक बात बताओ, मान लो कि ये मेरी फेवरेट कार है और मैं यहां से बैठ के इस कार को ऑब्जर्व कर रहा हूं, या चलो मेरे पास अब कार है पर मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूं। जब मैं स्कूल जाता था तो मैं अपने बचपन में बस में अपने दोस्तों के साथ जाता था, तो मैं कार से बैठ के ऑब्जर्व कर रहा हूं बस को। तो इट कैन बी आइदर ऑफ द थिंग, तुम कार से बैठ के बस को ऑब्जर्व कर सकते हो या बस से बैठ के कार को ऑब्जर्व कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि किसके रिस्पेक्ट में तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर मान लो, बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं that I need to know the velocity of bus with respect to car, तो मैं क्या लिखूंगा, velocity of bus with respect to car. What is this? VBC. Why VBC? This represents that velocity of bus. किसकी velocity देख रहे हैं, बस की। किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, कार के रिस्पेक्ट में, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। हो सकता है कि एक आदमी है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, अब उसके रिस्पेक्ट में बस अलग वेलोसिटी से चलेगी, उसके रिस्पेक्ट में कार अलग वेलोसिटी से चलेगी, बट हम यहाँ किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, VBC. VBC इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू कार को मैं क्या लिखूंगा, VBC। और ऐसे अगर मैं VCB लिख देता हूं, व्हाट इज VCB, दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे मानो, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मान लो कि ये जो कार थी ये चल रही थी 50 किलोमीटर पर आवर से। कितने किलोमीटर पर आवर से, 50। बस वाले थोड़ा सा तेज चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे चलो स्कूल बस है तो उसको धीरे कर देते हैं। तो मान लो बस चल रही थी 25 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बस, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको मैं क्या लिखूंगा, VBG. व्हाट इज VBG, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं लिख देता हूं यहां पे, वेलोसिटी ऑफ बस
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है जी, तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं है। तो एक हो गई वीबीजी, एक हो गया वीसीजी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बट अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो मैं ना तुम्हें एक बढ़िया ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं जिससे तुम एग्जैक्टली रियलाइज कर लोगे कि क्या करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बस और कार दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं? हाँ जा रही हैं, ठीक है। अगर मुझे ऑब्जर्वर बनना है तो मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक दूं। अपने आप को रोकने का मतलब क्या हो जाए कि मैं अपने आप को रेस्ट पे ले आऊं, ठीक। अब लेकिन मैं तो मुझे क्या देखना है, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस। तो मैं अभी कहां बैठा हूं, मैं अभी बैठा हूं बस में, क्योंकि मुझे बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसको देखना है, कार को, ठीक। तो दो बातें याद रखना, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम बात करते हो, जैसे यहां पे मैंने लिखा था VCB, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस, तो ऑब्जर्वर का बस में होना जरूरी है और वो बस में बैठ के कार को ऑब्जर्व करेगा। अगर मैं लिख रहा हूं VBG, तो ऑब्जर्वर का कहां होना जरूरी है, ग्राउंड पे, और वो ग्राउंड पे बैठ के किसको ऑब्जर्व करेगा, बस को। अगर मैं बोल रहा हूं VCG, तो VCG क्या है कि ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे बैठ के किसको ऑब्जर्व कर रहा है, कार को, ठीक। अब एक खास बात ये होती है ग्राउंड की कि ग्राउंड चल नहीं रहा होता, तो हम उसी तरीके से क्या करें, बस को रेस्ट पे मान लो यार। जब तुम बस को रेस्ट पे बांधोगे तो तुम्हारी वेलोसिटी जो है ना बस की, वो आगे की 25 किलोमीटर पर आवर है, तो बस को रेस्ट पे मानने के लिए तुम्हें इसको 25 किलोमीटर पर आवर पीछे देना पड़ेगा। अब तुम्हारी बस कैसे आ गई रेस्ट में, लेकिन यार तुमने मैथमेटिकली तो बहुत बड़ा चेंज कर दिया। तो मैथमेटिकली चीजें खराब ना हो इसलिए क्या करो, जितनी वेलोसिटी बस को पीछे दी है उतनी ही वेलोसिटी कार को भी पीछे दे दो। तो दे दी, जब वेलोसिटी को उतनी वेलोसिटी मतलब कार को उतनी वेलोसिटी दी तो ये नेट वेलोसिटी कितनी आई, 25 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो फर्क क्या है, पहले था बस 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, कार 50 से चल रही थी, ठीक है। लेकिन ये जो वेलोसिटीज थी ये तो ग्राउंड फ्रेम की बात हो रही थी ना। जैसे तुमने बस के फ्रेम में बात करी तो बस को तुमने रोक दिया, बस को पीछे वेलोसिटी थी 25, ठीक है, तो बस रुक गई, रेस्ट पे आ गई 0। बट अब बस के रिस्पेक्ट में कार कितने से चल रही है, 25 से। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो मैंने करा क्या है, मैंने करा है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तुम ध्यान से देखो यही तो है, 50 माइनस 25, तो नेट कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। देखो यहां पे भी तो 25 ही आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक एक शॉर्ट मेथड होता है। वो शॉर्ट मेथड क्या कहता है, कह रहे जिस भी रेफरेंस फ्रेम में तुम चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो उसको रोक दो, उसको रोक दो। जितनी वेलोसिटी उसको पीछे दोगे या आगे दोगे डिपेंड करेगा, उतनी ही वेलोसिटी दूसरी वाली बॉडी को भी आगे या पीछे देके बराबर कर दो, मैथमेटिकली कोई चेंज ना लाओ। तो जब तुम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हो ना तो एक्चुअली में फॉर्मूला ये बनता है, व्हाट इज VCB, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां पे डायरेक्टली आंसर तुम्हें क्या मिल गया, यहां पे तुम्हें 25 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टली आंसर मिल गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब और आगे की बात देखते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ सेकेंड बॉडी। मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी को देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, सेकेंड बॉडी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बस A विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड को हमने यहां पे क्या माना है, V1 माना है।
ठीक है, व्हाट इज VAG? VAG इज वेलोसिटी ऑफ बस A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? वेलोसिटी ऑफ बस B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? VGB। तो VGB क्या हो गया, मैं इसको यहां से, तो वेलोसिटी ऑफ बस A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बस B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये इसको V2 मान लिया। तो वेलोसिटी ऑफ बस A को मान लिया हमने V1, वेलोसिटी ऑफ बस B को हमने मान लिया V2। और ये किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ग्राउंड तो वैसे भी रेस्ट पर रहता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर तुम देखो कि ये VGB क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बस, तो वो क्या हो जाएगा? वो जाएगा -V2। क्या हो जाएगा वो? -V2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बस रिलेटिव टू बस B। अब समझो, देखो VAB क्या है? VAB होता है वेलोसिटी ऑफ बस A विथ रिस्पेक्ट टू B, जो कि क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझे बात को कि नहीं समझे? वेलोसिटी ऑफ बस A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन इस -VBG को हम VGB भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बस। तो देखो जब यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा तो VAB क्या बन जाएगा? यहाँ पे सिंपली VAG प्लस VGB। कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो VGB क्या है? -V2। VAG क्या है? V1। तो देखो ये यहाँ से डायरेक्टली आ गया, VAB इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो अगर मुझे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बस B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो वेलोसिटी ऑफ बस B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या हो जाएगा? देखो वेलोसिटी ऑफ बस B विथ रिस्पेक्ट टू A हो जाएगा VBG माइनस VAG। वेलोसिटी ऑफ बस B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो क्लियर हुई बात की नहीं हुई? अब VBG कितना है? VBG है तुम्हारा V2, VAG कितना है? V1। तो ये VBA जो हो गया वो क्या हो गया? बेसिकली V2 माइनस V1। ठीक है। सिमिलरली अगर तुम बात करो VAB की, तो वो क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2। तो तुम्हें फर्क समझ में आ रहा है? VBA क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस B विथ रिस्पेक्ट टू A, और VAB क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस A विथ रिस्पेक्ट टू B। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे की बात करते हैं। अब यहां पे देखो कुछ ग्राफ से भी चीजें समझ लेते हैं, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विथ इक्वल वेलोसिटी। मैंने बोला कि भैया दो इक्वल वेलोसिटीज हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये x है, ये क्या है? t है। अब यहां पे तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये दो ग्राफ तो अलग बन रहे हैं, तो हाउ डू यू गेट द स्लोप? तो अगर मैं यहां पे बोलूं, फिर से वही बेसिक है, अगर मैं बोलूं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है? सॉरी, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ अगर बात कर लें, चलो पहले, है ना, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ जो हमें देगा वो क्या देगा? वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहां पे तुम समझो कि दोनों का जो स्लोप है थीटा, अगर ये θ1 है और ये θ2 है, और अगर मैं बोल दूं कि θ1 इज इक्वल टू θ2, दैट इज tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, तो दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं आ गई? तुम देखो ध्यान से। तो सिंपली ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो देखो एक दूसरे से ऊपर, मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं,
है ना, कोलिनियर भी नहीं बन रहे, ये तो अलग अलग बन रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे का रीजन ये नहीं है, उसके पीछे का रीजन ये है कि हो सकता है कि उसकी पोजीशन देखो, यहां पे देखो फर्क है, यहां पे 0 सेकंड पे इसकी पोजीशन देखो कहां है 10 पे, और इसकी पोजीशन कहां है 20 पे। तो पोजीशन, इनिशियल पोजीशन का फर्क है ना यहाँ पे, तो वो इनिशियल पोजीशन का फर्क वो कांस्टेंट बना रहेगा, है ना। तुम समझो बात को, जैसे ये 10 से शुरू हुआ, अब अगर मैं 1 की बात करूं तो जैसे मान लो सपोज करना कि ये 20 पे है, तो ये कहां पे पहुंच चुका होगा 30 पे। 2 की अगर बात करूं तो ये कहां पहुंचेगा 30 पे पहुंचेगा, और ये कहां पहुंच चुका होगा 40 पे। तो वो इनिशियल पोजीशन अलग होने की वजह से ये फर्क दिख रहा है तुम्हें। अदरवाइज हाउ डू यू चेक दैट वेदर द स्लोप इज इक्वल और नॉट? बाय जस्ट चेकिंग आउट द एंगल। अगर दोनों का एंगल बराबर है तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। नहीं तो तुम्हारे पास वैल्यूज भी होंगी, तुम वैल्यूज से भी चेक कर सकते हो। सो दिस इज हाउ द ग्राफ फॉर टू बॉडीज हैविंग सेम वेलोसिटी लुक अलाइक डिपेंडिंग अपॉन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, चलो आगे की बात करते हैं। राइट, तो कंक्लूजन की अगर बात कर लें, अगर तुम इस स्टेटमेंट को देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू बसेस वुड बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, पैरेलल तो होना तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बस हैं वो सेम वेलोसिटी से जा रही हैं तो वो एक दूसरे के जो उनका ग्राफ है वो सेम भी हो सकता है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड भी कर सकता है, या पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का स्लोप यहाँ पे क्या है, इक्वल है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, केस 2 समझ लेते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद अनइक्वल वेलोसिटी शोइंग द टाइम ऑफ मीटिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किस टाइम पे वो मीट करेंगे। मैं पर्सनली एक बात बताऊं, मुझे तो इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना बड़ा आसान लगता है कि एक को रोक दो दूसरे को चला दो, है ना। तो बहुत अच्छा उस पर करेंगे डिस्कशन। अभी इस ग्राफ को देखो, यहां पे क्या है कि v1 इज ग्रेटर देन v2। अब देखो v1 इज ग्रेटर देन v2 का क्या मतलब होता है, तुम यहां पे चेक करो कि स्लोप किसका ज्यादा है। ये θ1 है और ये θ2 है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है दैट θ1 इज ग्रेटर देन, तो tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, यानी कि v1 इज ग्रेटर देन v2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पे क्या है कि यहां पे 3 सेकेंड पे देखो ये दोनों बॉडीज मीट कर रही हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, 3 सेकेंड पे बॉडीज मीट कर रही हैं, तो दिस इज द टाइम ऑफ मीटिंग। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगी दोनों की, जाहिर सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट चल रही है यहाँ पे, है ना, एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, बट जहां पे वो इंटरसेक्ट करती है ना, वही पॉइंट पे तुम्हें क्या देखने को मिल जाएगा कि वो दोनों बॉडीज मीट करेंगी। तो इसको तुम दो ऐसे वाले क्वेश्चन को ना तुम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो तुमने इसको रिलेटिव से सॉल्व कर लिया, अगर तुमने इसको रिलेटिव से सॉल्व कर लिया तो ठीक है, वरना तुम उसका ग्राफ बना के टाइम ऑफ मीटिंग निकाल सकते हो। ठीक है ना, जहां पे भी इंटरसेक्शन हो जाएगा वहां पे तुम समझ जाना कि वहां पे वो टाइम ऑफ मीट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन शोइंग द टाइम ऑफ मीटिंग। ठीक है, v1 इज यहाँ पे पॉजिटिव एंड v2 इज यहाँ पे नेगेटिव। तुम देखो ध्यान से, जाहिर सी बात है, ये देखो स्लोप देखो, ये होगा 180 माइनस थीटा और ये है थीटा। तो a की जो वेलोसिटी है वो v1 है और वो पॉजिटिव है। तुम सिंपली स्लोप से चेक कर सकते हो, एंगल से चेक कर सकते हो, बहुत आसान है। और ये पॉइंट ना यहाँ पे मीटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट है इनका, बहुत जल्दी मीट करके 1 सेकेंड पे ही। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ ग्राफ दिखेगा और तुम क्लियरली देख सकते हो कि यहां तक इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है ना, यहां तक जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है, कम हो रही है, और यहां पे इसकी वेलोसिटी फिर से बढ़ने लगेगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बट दिस इज द पॉइंट वेयर टू बॉडीज विल मीट। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। फिर से स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वही टाइम ऑफ मीट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बर्ड होल्ड्स अ फ्रूट इन इट्स बीक एंड फ्लाइज पैरेलल टू द ग्राउंड। It let go of the fruit at some height. Describe the trajectory of the fruit as it falls to the ground. अब अच्छा होता क्या है यहाँ पे देखना। ठीक है, एक तो बर्ड के रिस्पेक्ट में बात करनी है, दूसरा
पर्सन के रिस्पेक्ट में बात करनी, मतलब दो, जैसे जैसे क्या है कि बर्ड ने फ्रूट को पकड़ा हुआ था, जब बर्ड ने फ्रूट को पकड़ा हुआ था उससे गलती से छूट गया होगा या जो भी उसने छोड़ दिया होगा, तो हमें ये जानना है, ये पहचानना है कि बर्ड के रिस्पेक्ट में वो फ्रूट कैसे जाता दिखेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो आदमी था जो बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा था उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रूट गिर रहा है वो किस तरीके से गिर रहा है, तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो देखो इसको, ये देखो यहां पे समझना जरा। अब जैसे बर्ड मान लो यू वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, ओके, तो उसके हाथ में या उसके बीक में जो फ्रूट है वो भी तो यू वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम है। ठीक है, तो दोनों की अगर हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वो तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि बर्ड भी यू से चल रही है, फ्रूट भी यू से चल रहा है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल वाली, है ना, वो जीरो हो जाएगी। तो बर्ड को क्या लगेगा कि वो जो फ्रूट है वो सिर्फ नीचे गिर रहा है, क्योंकि वो यू से आगे जा रहा है और बर्ड भी यू से आगे जा रही है। तो बर्ड व्यू के लिए अगर मैं बात करूं बर्ड व्यू, तो बर्ड व्यू के लिए कैसा हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बर्ड व्यू के लिए कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पर जो भाई साहब आदमी ये जो खड़ा था उसके रिस्पेक्ट में जो ये फ्रूट है ना वो कुछ आगे चल रहा है यू वेलोसिटी से, और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी गिर रहा है। अरे यस और नो, तो जब वो गिरेगा ना तो वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक तुम्हें इसलिए दिया है क्योंकि जब तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हो ना तो यही इसी तरीके की ट्रेजेक्टरी होती है ना, पार्टिकल की। तो इससे क्या पता चलता है कि एक के लिए, अब दोनों ही यहाँ पे, अच्छा एक बात और समझना, दोनों ही यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम है, दोनों ही यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम है, पर दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए चीजें क्या हो गई, बदल गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो एक के लिए स्ट्रेट लाइन है और दूसरे के लिए पैराबोलिक क्यों है, क्योंकि होगा क्या कि जब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी यू होगी ना और जी की वजह से, तो ये आगे भी चल रहा होगा और नीचे भी गिर रहा होगा, तो ये इस तरीके का ही पाथ तो फॉलो करेगा ना। बात समझ में आई कि नहीं है। और इस तरीके के पाथ को हम कैसा बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। क्लियर हो गया।